Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 27th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट कोयना प्रोजेक्ट. कोयना प्रोजेक्ट या फिर कोयना डैम महाराष्ट्र में प्रेजेंट है. इसे लेकर आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है. सो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने असेंबली में कंप्लायंस ऑडिट सबमिट किया, टेबल अप किया, जिसमें कोयना प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया. So basically there is a delay in the grant of revised administrative approval to an incomplete hydroelectric project in Maharashtra. महाराष्ट्र में जो कोयना प्रोजेक्ट है ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है एंड इसे लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है उसका जो ग्रांट है दैट इज़ पेंडिंग एंड देयरफॉर जिसकी वजह से कुछ 250 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है इट हैज़ बीन इनकर्ड एंड जिसकी वजह से जो फंड्स हैं दे आर बेसिकली ब्लॉक्ड राइट नाउ एंड मोर देन 6 years हो चुके हैं कि इतना बड़ा अमाउंट जो कि कोयना डैम के लिए दिया गया था ये अमाउंट ब्लॉक्ड है. सो इसे लेकर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, महाराष्ट्रन गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, दे बेसिकली अकॉर्डेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ 379 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट कोयना डैम. कोयना डैम के बिल्कुल फुट्स पे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने जाने वाला था एंड बेसिकली ऑन द लेफ्ट बैंक जो कोयना डैम है वहाँ पे इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन होनी थी. एंड तब से ही जो एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट पे किया गया है दिस हैज़ एक्सीडेड द अप्रूवल जो सिविल इंजीनियर्स जो हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोलर्स हैं, जितना उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था उससे ये एक्सीड कर चुका है. 2070 तक 250 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है. नाउ सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो इसे लेकर अगर हम स्क्रूटनी करें जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं अभी तक दिसंबर 2017 तक, जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं अगर इनकी स्क्रूटनी की जाए तो जो कोयना कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है यहाँ पे जो डिलेज़ आए हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में आ चुके हैं. देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे पावर जनरेशन का जो प्रोजेक्ट का जो फाइनलाइजेशन है उसे लेकर डिलेज़ आए हैं. एंड इस रिपोर्ट में ये भी ऐड किया गया कि ये जो रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो मिलने वाला था, जो ग्रांट मिलनी थी कोयना प्रोजेक्ट को, इसकी डिले की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट है एंड अभी तक 250 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो हो चुका है एंड इसकी वजह से जो फंड्स हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं फ्रॉम मार्च 2015. सो यहाँ से कोयना डैम हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो कोयना डैम इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन महाराष्ट्र एंड ये बेसिकली एक रबल कंक्रीट डैम है जो कि कोयना रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है. कोयना रिवर जो कि महाबलेश्वर से राइज करती है, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से ये कोयना रिवर ओरिजिनेट करती है, इसके ऊपर कोयना डैम सिचुएटेड है. नाउ इस डैम की कंस्ट्रक्शन का अगर हम मेन पर्पस देखें दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी along with irrigation in the neighboring areas. जो आज के टाइम पे जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दिस इज़ द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया. इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ ऑफ 1920 मेगावाट्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पोटेंशियल जो कोयना रिवर है इसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोयना रिवर और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पोटेंशियल है इसकी वजह से इसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है. नाउ ये जो इस डैम का जो स्पिलवे है ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है एंड इस डैम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इवन टू कंट्रोल फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. कोयना रिवर का जो कैचमेंट एरिया है एंड इसके बिल्कुल पास में शिव सागर लेक आती है वो यहाँ पे इंक्लूड होता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट
जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद कमीशन किया गया था। जो कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसे रन करता है ना। कुछ की पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे, सबसे पहले कोयना रिवर के ऊपर कोयना डैम है, महाराष्ट्र में ये प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पास में है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के लिए इस डैम को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप अपनी जोग्राफी की क्लासेस में जब अर्थक्वेक्स का टॉपिक पढ़ते हैं, देन यू रीड अबाउट रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। ऐसे अर्थक्वेक्स जो कि किसी रिजर्वायर की वजह से आते हैं, तो वहाँ पे 1967 के अर्थक्वेक को भी मेंशन किया जाता है। 1967 में कोयना नगर जो डैम है, यहाँ पे कुछ क्रैक्स आए, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पेनिट्रेट किया एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। इस डैम की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स आए। तो 1967 का जो कोयना में अर्थक्वेक्स आए हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स ना। इसके अलावा कोयना रिवर भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कोयना डैम भी इम्पॉर्टेंट है, कोयना रिवर भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल, आप अपनी जोग्राफी की क्लासेस में भी ये पढ़ते हैं। कोयना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोयना, एंड ये भी महाबलेश्वर में ओरिजिनेट करती है, एंड कृष्णा से ये जाकर मीट करती है इन द रीजन ऑफ सतारा। सतारा में कराड एक एरिया है, कराड के पास सतारा में मेनली कोयना रिवर कृष्णा से मीट कर जाती है। एंड ये जो कन्फ्लुएंस है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कृष्णा और कोयना रिवर का जो कन्फ्लुएंस है, इस संगम को कहा जाता है प्रीति संगम, विच इज़, इसका अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें, दैट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ लव। इम्पॉर्टेंट, कोयना एंड कृष्णा के कन्फ्लुएंस को प्रीति संगम कहा जाता है, कन्फ्लुएंस ऑफ लव जिसका मतलब है ना। जो कराद रीजन है सतारा का, ये काफ़ी अच्छा रीजन है जहाँ पे शुगर की प्रोडक्शन काफ़ी फेमस है, एंड जो रिवर है यहाँ पे वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है। वेरएज अगर हम बाकी रिवर्स देखें इस रीजन में, तो वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही होती हैं, लेकिन जो कोयना रिवर है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती है। एंड याद रखेंगे, कोयना रिवर इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में है। वेल, रिसेंटली दिस प्रोजेक्ट इज़ इन न्यूज़। इस प्रोजेक्ट को लेकर, पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर गुजरात में ट्राइबल्स इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So it becomes important for us to know what is this Par Tapi Narmada River Link project and क्यों ट्राइबल्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 1980 में इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इन्विजन किया गया by the National Perspective Plan under the former Union Ministry of Irrigation and the Central Water Commission. एंड बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो एम था वो यही था कि वेस्टर्न घाट्स के जो सरप्लस रीजन्स हैं, ऐसी रिवर्स जो कि सरप्लस रीजन में मूव करती हैं, उनका सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र किया जाए टू द एरियाज़ विच आर डेफिसिट रीजन्स। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और जो कच्छ एरिया है, दे रिलेटिवली वाटर डेफिसिट एरियाज़। तो वाटर सरप्लस रीजन से जो वाटर है उसे ट्रांसफ़र किया जाए टू वाटर डेफिसिट रीजन, एंड इसको लेकर जो रिवर्स की इंटरलिंकिंग थी, दैट इज़ द मेन प्रोजेक्ट। नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात की गई, पार, नर्मदा एंड तापी। पार की रिवर की अगर हम बात करें, आप जैसा कि इस मैप में भी देख सकते हैं, इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जो नासिक है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, एंड वहाँ से मूव करते करते ये गुजरात की तरफ आती है। तापी की बात करें तो तापी सतपुड़ा के पास से ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र में मूव करती है, एंड देन सूरत गुजरात से होकर गुजरती है। सिमिलरली नर्मदा मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र से फ्लो करते करते गुजरात में एंटर करती है। सो दीज आर 3 रिवर्स, पार, तापी एंड नर्मदा। एंड ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया, इसके अंदर 7 डैम्स की कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया गया, जैसे कि झेड़ी, मोहन कवचली, पाइकेट, चसमंदावा, चिकर, दबदार एंड कलवान।
इस तरह के कुछ 7 डैम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया एंड कुछ टनल्स यहाँ पे बनेंगी अलॉन्ग विथ सम 395 किलोमीटर कनाल सिस्टम एज वेल। एंड इन सबके साथ साथ पार तापी का जो पोर्शन है यहाँ पे फीडर कनाल्स आएंगी एंड कुछ पावर हाउसेस की कंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज की गई है। ना यहाँ पे नासिक के अंदर वी हैव झेडी डैम फॉल्स एंड ये इकलौता ऐसा डैम है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो महाराष्ट्र में होने वाला है, नासिक में होने वाला है। बाकी सभी जो डैम्स हैं दे आर इन दी वलसाड और द डांग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न गुजरात। सो बेसिकली मानसून सीज़न के दौरान वो वाटर जो है वो सौराष्ट्र एरिया को सप्लाई किया जाएगा थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम सरदार सरोवर डैम विच विल बी सेव्ड एंड विल बी यूज फॉर द अदर पर्पसेस। प्रेजेंटली जो सरदार सरोवर डैम है इसका जो वाटर है वो अर्बन एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है और सौराष्ट्र के अंदर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ इस पूरे इशू के अंदर सेंटर का रोल क्या है? एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन गुजरात, महाराष्ट्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2010, जिसके अंदर ये इन्विजन किया गया कि गुजरात को ये जो पार तापी नर्मदा प्रोजेक्ट है इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, एक एन रूट इरिगेशन के थ्रू एक लिंक कनाल्स बनाई जाएंगी एंड गुजरात का जो ड्रॉट प्रोन एरिया है सौराष्ट्र और जो कच्छ एरिया है उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। एंड फॉर दिस इवन एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर की गई थी बाय द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इन 2015 एंड जिसके बाद इसे मॉडिफाई किया गया बाय द इंटरवेंशन ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। एंड इसे लेकर इवन गुजरात गवर्नमेंट ने 2016 में ये प्रपोज किया दैट एक पाइपलाइन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द ओपन कनाल्स, ताकि जो लैंड एक्विजिशन है उसे अवॉइड किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, क्योंकि जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है वो काफ़ी रिच है ट्राइबल पॉपुलेशन में एंड ताकि लैंड एक्विजिशन कम से कम हो और साथ ही में इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस हो एंड जो सीपेजेस लॉसेस होते हैं वो कम हो। तो इसे लेकर इवन गुजरात गवर्नमेंट सजेस्टेड द यूज़ ऑफ पाइपलाइन सिस्टम एज वेल। नाउ हमारे पास NWDA की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ये कहा गया कि अराउंड 6065 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एरिया विल बी सबमर्ज्ड ड्यू टू दी प्रपोज रिजर्वायर्स। जो रिजर्वायर्स बनेंगे इसकी वजह से 6065 हेक्टेयर्स ऑफ जो लैंड हैं वो सबमर्ज कर जाएगा। सो टोटल ऑफ 61 विलेजेस वुड बी अफेक्टेड एंड जिनमें से एक तो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा और बाकी के जो 60 हैं दे विल रिमेन पार्टली सबमर्ज्ड। अगर हम फैमिलीज़ के टर्म में देखें द नंबर ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज़ वुड बी अराउंड 2509 फैमिलीज़ जो कि इससे अफेक्ट होंगे। एंड स्पेशली अगर हम महाराष्ट्र में झेड़ी रिजर्वायर की फॉर्मेशन देखें जो कि इकलौता ऐसा डैम है इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कि महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, इस प्रोजेक्ट की वजह से 98 फैमिलीज इवन महाराष्ट्र में इफेक्ट होने वाली हैं। एंड तो फैमिलीज़ पे बेसिकली क्या इफेक्ट होगा? जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं दे मे लूज देयर लैंड्स एंड हाउसेस, दोनों के दोनों दे कैन बी सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द रिजर्वायर। जब रिजर्वायर क्रिएशन होगी तो उनका लैंड, उनका घर सबमर्ज कर सकता है। एज पर द रिपोर्ट कि जो भी अफेक्टेड फैमिलीज होंगी दे विल बी कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ देयर लैंड्स एंड हाउसेज एंड फॉर ऑल दोज हाउसेज विच आर सबमर्ज्ड दे वुड बी रीसेटल्ड। इसके अलावा एक बड़ा इस प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है दैट इज़ इरिगेशन बेनिफिट। जो सरप्लस वाटर है इसे डाइवर्ट किया जाएगा एंड बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट विच इज़ अराउंड 10,211 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इससे काफ़ी इरिगेशन बेनिफिट्स आएंगे। लेकिन फिर समझना ज़रूरी है कि ट्राइबल्स इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं ना। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा दे आर लार्जली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स एंड ट्राइब्स बेसिकली फियर डिस्प्लेसमेंट। इसे लेकर 3 पब्लिक मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करवाई गई बाय द ट्राइबल्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट एंड जो 4th मीटिंग है वो भी होने वाली है। एंड इन सभी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर जो मेन इशू आ रहा है दैट इज़ द इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड इवन इस साल यूनियन बजट में भी
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ये इंडिकेट किया था सेंटर इज़ रिन्यूइंग द पुश फॉर द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। एंड इस अनाउंसमेंट से इस प्रोजेक्ट की जो हाईलाइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई। देयरफॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पार नर्मदा तापी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेल, इट इज़ अबाउट CSWS, Corner Shot Weapon System. Corner Shot Weapon System, it has been designed and developed by DRDO, Defense Research and Development Organization ने इस Corner Shot Weapon System को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। ये एक एडवांस स्टेज पे है ऑफ बीइंग इंडक्टेड इन CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। बेसिकली कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम एक स्पेशल पर्पस वेपन है जिसे डिज़ाइन किया गया है बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे, DRDO के अंदर आता है ये। इट बेसिकली कैन एंगेज टारगेट्स located around the corners as the system bends and capture the video feed and thus saving the soldier from any surprise counter attack. तो बेसिकली जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे अगर टारगेट प्रेजेंट है तो उससे एंगेज करने के लिए ये सिस्टम है जो कि एक वीडियो फीड को कैप्चर करता है ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको कोई काउंटर अटैक, सरप्राइजिंग काउंटर अटैक ना आ सके फ्रॉम दी कॉर्नर्स। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर अर्बन एंड दी क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस, जहाँ पे क्लोज इनकाउंटर्स होते हैं वहाँ के लिए ये बेस्ट सूटेड है। इसकी डेवलपमेंट 2019 में कंप्लीट हुई थी एंड तब से लेकर काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं इसके विद CAPF एंड इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर की जाएगी अंडर द एडवांस स्टेज। इसकी डेवलपमेंट काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। 2020 में DRDO ने जो ये टेक्नोलॉजी है इसे ट्रांसफ़र कर दिया है टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे एंड जेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड हैदराबाद, ताकि इस CSWS कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन हो सके। इसके अलावा दे आर फ्यू सिस्टम्स विच वर यूज इन द रिसेंट इंडिया जापान बायलेटरल आर्मी एज वेल। धर्मा गार्डियन 2022, हमने पहले भी इसकी बात की है, पहले तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि धर्मा गार्डियन 2022 ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। तो ये इंडिया और जापान की बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है एंड जो कि मार्च 10 को मेनली कंक्लूड की गई थी इन कर्नाटका। इस दौरान भी कुछ सिस्टम्स को यूज़ किया गया था। इंडियन ट्रूप्स ने जापानीज साइड को भी ब्रीफ किया ऑन दिस सिस्टम एंड दे बोथ यूज्ड दिस इन प्रैक्टिसिंग in their room of intervention to neutralize the hostile elements. तो सिंपल याद रखेंगे ये एक कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है। इसके अंदर वेपन है, कैमरा है, लेज़र है, इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर है, टॉर्च है। तो बेसिकली जो डिस्प्लेज हैं वो यहाँ पे आपके पास आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, इन सब के थ्रू जो कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को डिराइव किया गया है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सिस्टम है। इसमें अगर बाकी इसके जैसे जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम है उसके कंपैरिजन में देयर आर सो मैनी सुपीरियर फीचर्स हेयर एज वेल। जैसे कि जो 9mm ग्लॉक 1719 है उसके कंपैरिजन में ऑटो पिस्टल वेरिएंट, इसके कंपैरिजन में जो फीचर्स कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम में है दे आर वेरी एडवांस्ड। एंड जो इंडस्ट्री है इट हैज़ बीन टेकिंग पार्ट इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ दिस एंड जिससे जो इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का जो एलिमेंट है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है एंड इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से रिलेटेड है। सो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसे एक्सटेंड कर दिया है बाय अनदर 6 months टिल सितंबर 2022। ये जो स्कीम है ये पहले अप्रैल 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, बेसिकली जब इनिशियली कोविड-19 पैंडमिक का ऑनसेट आया था। सो दिस इज़ द 6th फेज ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड फेज़ 5 जो इस स्कीम का है ये मार्च 2022 में एंड हो चुका है। अभी तक गवर्नमेंट ने 2.6 लाख करोड़ इस स्कीम के अंदर स्पेंड कर दिए हैं
and another 80,000 crore will be spent over the span of next 6 months, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का टोटल एक्सपेंडिचर 3.4 लाख करोड़ के पास पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस और केरला टूरिज्म से रिलेटेड है। श्रीलंका में जो फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफ्यूजीज़ हैं, दे आर लुकिंग देयर वे टू रीच इंडिया एंड स्पेशली इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु। ये जो क्राइसिस है, ये कहीं ना कहीं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया एज वेल, for God's own country, as Colombo has been giving Kerala tourism some heartburn from past 1 decade. केरला और कोलंबो, यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो बीचेस हैं, जो कोस्ट लाइन्स हैं, क्लाइमेट है, दे आर प्रिटी सिमिलर, एंड जिसकी वजह से केरला टूरिज़म भी इफ़ेक्ट हो रहा था। ना बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन इन श्रीलंका, जो टूरिज़म है वो केरला में पहुंच रहा है एंड इंटरनेशनल टूरिज़म केरला का इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट हैज़ बीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर केरलाज टूरिज़म। सो दैट इज़ इट। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो लेक्चर में जो आज के पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम अ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, उन सबको डिस्कस किया, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।